चलिए आज कुछ ऐसी हैरान करने वाली खोजों की बात करते हैं जो इतिहास को ही बदल रही हैं। क्या हो अगर जो इतिहास हमने पढ़ा है वो गलत हो। ये कहानी नए सबूतों के साथ बदलती रहती है। तो चलिए अपने पूर्वजों के बारे में कुछ पुरानी धारणाओं को तोड़ते हैं। ये सवाल ही अपने आप में कितना रोमांचक है ना। अक्सर हम मान लेते हैं कि जो बीत गया वो एक बंद किताब है, पर क्या हो अगर नई तकनीक और विज्ञान हमें उसी किताब के कुछ छुपे हुए पन्ने खोलकर दिखा रहे हों। ऐसा लगता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो चलिए एक तरह की ऐतिहासिक जासूसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक नन्ही सी हड्डी, एक डूबा हुआ जहाज और कुछ पुराने दांत मिलकर इतिहास की कुछ सबसे बड़ी धारणाओं को चुनौती दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं हमारी अपनी कहानी से, यानी मानव परिवार के पेड़ से। हमें लगता था कि हमें अपने पूर्वजों के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हाल की खोजों ने यह साबित कर दिया है कि हमारी पारिवारिक कहानी में कुछ ऐसे रहस्यमयी सदस्य भी थे जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। देखिए, दशकों तक वैज्ञानिकों के लिए तस्वीर एकदम साफ थी। हमारे पूर्वज होमो सेपियंस और हमारे करीबी रिश्तेदार निएंडरथल धरती पर साथ साथ रहते थे। लेकिन फिर एक गुफा में मिली एक छोटी सी चीज ने इस साफ सुथरी तस्वीर में एक नया, बड़ा ही रहस्यमय किरदार जोड़ दिया। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी मानव प्रजाति का पता सिर्फ एक छोटी उंगली की हड्डी से चला। ये टुकड़ा तो एक कंकड़ से भी छोटा था, लेकिन इसके डीएनए ने एक चौंकाने वाला राज खोला। एक तीसरा रहस्यमयी मानव समूह हमारे पूर्वजों के साथ न केवल रह रहा था, बल्कि उनके साथ परिवार भी बसा रहा था। ये मैन द हंटर वाली थ्योरी हम सब ने दशकों तक सुनी है। पुरुष शिकार करते थे और महिलाएं सिर्फ फल फूल इकट्ठा करती थीं। लेकिन पेरू में मिली एक 9000 साल पुरानी कब्र ने सब कुछ बदल दिया। शिकारी एक लड़की थी। और पता है क्या, ये बात सिर्फ शिकार तक ही सीमित नहीं थी। गुफाओं की कलाकारी में भी यही दिखता है। उंगलियों के निशान बताते हैं कि 4 में से 3 गुफा कलाकार महिलाएं थीं। गुफाओं की दीवारों पर बनी कला को ही देख लीजिए। उंगलियों की लंबाई का विश्लेषण बताता है कि इन प्राचीन हाथ के छापों में से लगभग 75% महिलाओं के हैं। इसका मतलब है कि मानव इतिहास के पहले महान कलाकार शायद पुरुष नहीं, बल्कि महिलाएं थीं जो अपनी कहानियां दीवारों पर बयां कर रही थीं। ठीक है, तो हमने अपने पूर्वजों की सामाजिक भूमिकाओं को गलत समझा, पर क्या हमने उनकी बुद्धिमत्ता और तकनीकी कौशल को भी कम आंका? अब हम कुछ ऐसी प्राचीन सभ्यताओं को देखेंगे जो इतनी ज्यादा एडवांस थी कि उनकी तकनीक आज भी हमें हैरान कर देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि गियर वाली जटिल मशीनें एक मॉडर्न आविष्कार हैं, लेकिन एक जहाज के मलबे से मिली एक चीज ने इस धारणा को चकनाचूर कर दिया। ये जंग लगा धातु का टुकड़ा कोई मामूली कलाकृति नहीं था। एक्सरे से पता चला कि इसके अंदर 30 से ज्यादा छोटे बड़े गियर थे। ये दुनिया का पहला ज्ञात एनालॉग कंप्यूटर था। सोचिए, एक ऐसी घड़ी जैसी मशीन जो ग्रहों की चाल और सूर्य ग्रहण तक की भविष्यवाणी कर सकती थी। ये अपने समय से 1000 साल आगे की तकनीक थी, जो साबित करती है कि प्राचीन यूनानियों ने इंजीनियरिंग का कोई ऐसा राज खोज लिया था जो बाद में सदियों के लिए खो गया। और ये कमाल की इंजीनियरिंग सिर्फ यूनान तक ही सीमित नहीं थी। 13वीं सदी में एक शानदार आविष्कारक अल जजारी ने दुनिया के पहले प्रोग्राम करने योग्य रोबोट बनाए। सोचकर देखिए, एक नाव पर बैठा एक पूरा म्यूजिकल बैंड जो अपने आप संगीत बजाता था। यह साबित करता है कि ऑटोमेशन का विचार आधुनिक युग से सदियों पहले ही हकीकत बन चुका था। अब जरा समुद्री डाकुओं के बारे में बात करते हैं। फिल्मों में उन्हें हिंसक, मतलबी और अराजक दिखाया जाता है ना, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज और जहाज़ों के मलबे एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाते हैं। असल में ये समुद्री डाकू लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के शुरुआती पैरोकार थे। उनके जहाज़ों पर कैप्टन को वोट देकर चुना जाता था, लूटा हुआ माल लगभग बराबर बांटा जाता था और घायल होने पर एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता था। ये नियम उस समय के तथाकथित सभ्य समाजों से कहीं ज्यादा प्रगतिशील थे। और आखिर में चलिए इतिहास को थोड़ा और व्यक्तिगत बनाते हैं। उन मिथकों को तोड़ते हैं जो प्राचीन लोगों के रोजमर्रा के जीवन के बारे में हैं। उनकी जिंदगी असल में थी कैसी? ये संख्या अक्सर सुनने को मिलती है कि प्राचीन काल में औसत जीवन सिर्फ 30 साल का होता था। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बनाता है जहां हर कोई जवान ही मर जाता था। लेकिन ये आंकड़ा एक धोखे जैसा है। ये संख्या इसलिए इतनी कम है क्योंकि उस समय शिशु मृत्यु दर बहुत बहुत ज्यादा थी। और जब आप बहुत सारी छोटी संख्याओं को औसत में शामिल करते हैं तो कुल औसत अपने आप नीचे आ जाता है, भले ही कई लोग बहुत लंबा जीवन जीते हों।
असलियत तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति बचपन की बीमारियों से बच जाता था तो उसके 70 साल तक जीने की पूरी संभावना थी। तो प्राचीन दुनिया असल में दादा दादी और नाना नानी से भरी हुई थी। अब ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं। हम उन्हें मांस खाने वाले शक्तिशाली योद्धाओं के रूप में सोचते हैं, लेकिन उनकी हड्डियों का विज्ञान कुछ और ही कहता है। उनकी हड्डियों का केमिकल एनालिसिस एक हैरान करने वाली सच्चाई बताता है। ये शक्तिशाली योद्धा लगभग पूरी तरह से शाकाहारी थे। वो इतना जौ और फलियां खाते थे कि उन्हें जौ खाने वाले लोग का निकनेम दिया गया था। ये हाई कार्ब डाइट उन्हें एक सुरक्षात्मक वसा की परत देती थी जो उन्हें मामूली कट और घावों से बचाती थी। वे कोई फेंके जाने वाले गुलाम नहीं, बल्कि कीमती एथलीट थे जिनकी बहुत अच्छी देखभाल की जाती थी। हम अक्सर सोचते हैं कि प्राचीन लोग जानवरों को सिर्फ काम के लिए रखते थे, लेकिन जर्मनी में मिली एक 14,000 साल पुरानी कब्र इस धारणा को पूरी तरह से बदल देती है। इस पिल्ले की हड्डियों के विश्लेषण से पता चला कि वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। वो शिकार या काम में कोई मदद नहीं कर सकता था, फिर भी उसे जिंदा रखने के लिए किसी ने उसे हफ्तों तक हाथ से खिलाया और उसकी देखभाल की। ये कोई काम का रिश्ता नहीं था, ये प्यार था। ये इंसानों और पालतू जानवरों के बीच के गहरे बंधन का सबसे पुराना पुरातात्विक सबूत है।